लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने करा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा ड्रिफ्ट है वेलोसिटी की लाइन को रट जाओ बेटा, अगर मेरे मुंह से बात निकल जाए ड्रिफ्ट है वेलोसिटी, तो उसका जो सबसे पहला फॉर्मूला था बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, दैट्स vt इज इक्वल टू a इनटू में टाउ। यहाँ पे टाउ का मीनिंग था बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वही पुराने वर्ड चलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये था क्या बेटा the time interval between the two successive collision of a electrons अगर स्ट्राइक करेगा, टक्कर मारा, हटा, फिर से टक्कर मारा, मतलब the time interval between the two successive collision of electrons। और फिर आपको समझाया था बेटा कि the temperature will increase then the tau will decrease। और था बेटा vd is equal to a into tau, पूरे से क्लैरिटी है। इसका नेक्स्ट वर्ड जो आपको कराया था बेटा that's a e अपॉन में m और into में टाउ, और इसी का तीसरा वर्ड था बेटा ev अपॉन में ml और इनटू में टाउ। ये तीनों वर्ड आपको अच्छे से आ गए होंगे, तीनों का डेरिवेशन। और आपको लास्ट डेरिवेशन जो मैंने कराया था बेटा दैट्स I इज इक्वल टू E एंड A और दैट्स द VD, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ मैंने स्ट्रेट आपको शॉर्टकट समझाया था बेटा कि तार मान लो, तार का लंबाई L मान लो और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो तार का वॉल्यूम कितना आएगा A इंटू L। और अगर मेटालिक वायर होगा तो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द NaL। फिर मैंने कहा था बेटा इसमें अगर हम बैटरी ज्वाइन करेंगे, बैटरी को लगाएंगे तार के अंदर, then the electrons will start to drift in a particular direction, so some current will create। तो I का फॉर्मूला Q/T होगा और Q को निकालने का फॉर्मूला N ऑफ E, और यहाँ पे n बोले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं NaL इनटू में E आ जाएगा, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों को पुट कर दें तो हमारा रिलेशन निकलेगा I इज इक्वल टू ENA/VD। अब इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रहे हैं बेटा। हमारे कोर्स में टॉपिक है बेटा कि ओम्स लॉ को ड्राइव करना है, ओम्स लॉ को ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले बेटा एक बार ओम्स लॉ को समझो कि ओम्स लॉ है क्या। अगर ओम्स लॉ आ गया तो अच्छे से आ जाएगा, दैट्स द ओम्स लॉ। तो बेटा ओम्स लॉ को ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले एक बार कुछ पार्ट्स में समझ लो। देखो बेटा ओम्स लॉ ये कहता है बेटा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है बेटा 10 वोल्ट और यहाँ पे कितना 1 वोल्ट, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरफ को जाएगा। और ये बेटा दूसरा मेटालिक वायर है, यहाँ पे कितना बेटा 1 वोल्ट और यहाँ पे कितना बेटा 100 वोल्ट, तब भी करंट इस तरफ को आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और डिफरेंस क्या है बेटा, इसके एंड्स का डिफरेंस 9 वोल्ट है और इसके एंड्स का डिफरेंस कितना है बेटा 99 वोल्ट, फर्क आ गया होगा। तो ओम्स लॉ बोलता है बेटा कि अगर एंड्स का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा होगा, और एंड्स का डिफरेंस अगर कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी कम होगा। वही पुराने वर्ड है, आप सबने पढ़ा है बेटा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, सब जानते हैं। इसका मतलब द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ ए current in the metallic wire is directly proportional to the potential difference। potential difference पर कहां पे at the ends of the metallic wire, कि अगर ends का difference अगर कम है तो flow of current कम होगा, और ends का difference अगर ज्यादा है तो flow of current ज्यादा होगा। मतलब 9 वोल्ट होगा तो करंट कम फ्लो करेगा और 99 वोल्ट होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट और 0 वोल्ट, 2 वोल्ट आएगा डिफरेंस, और ये 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो 12 वोल्ट और 0 वोल्ट तो डिफरेंस 12 वोल्ट आएगा। तो 12 वोल्ट वाली बैटरी में डिफरेंस ज्यादा होता है एंड्स का, तो करंट का फ्लो ज्यादा होता है, और 2 वोल्ट वाली में डिफरेंस कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी कम होता है। तो बेटा ओम्स लॉ ने क्या बोला कि द फ्लो ऑफ करंट इन द मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द मेटालिक वायर। इसके बाद V इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं R ऑफ I, R वही है रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर। पर ये लॉ वैलिड तब होगा पर कब एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल रट जाओ बेटा कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर कोई आपसे बोले कि ओम्स लॉ क्या है तब उसको बोलेंगे द फ्लो ऑफ करंट इन द मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द मेटालिक वायर पर कब एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। तो दैट्स द ओम्स लॉ। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि ड्राइव द ओम्स लॉ, ड्राइव द ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्ट
वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर सुन लो कि सर हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। अब देखिए बेटा, अब जो क्वेश्चन में चलने वाला बेटा वो है ओम्स लॉ को ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। क्वेश्चन लिखा कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन है बेटा ड्राइव द ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहा है कि ड्राइव द ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। तो हम एक काम करते हैं बेटा, मुझे ओम्स लॉ के जितने फॉर्मूले याद हैं, पहला फॉर्मूला Vt इज इक्वल टू A into टाउ, इसका सेकंड फॉर्मूला Vt इज इक्वल टू E अपॉन में m और इनटू में टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा थर्ड फॉर्मूला होता है Ev अपॉन में ml इनटू में टाउ, और इसका फोर्थ फॉर्मूला I इज इक्वल टू ENA और दैट्स द Vd। ये तो चार फॉर्मूले हैं। हमारा क्वेश्चन ये बेटा कि इन चारों फॉर्मूलों को यूज करें, किसी को भी यूज करें, और क्या ड्राइव करें ओम्स लॉ फ्रॉम द ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। तो इसको सबको ऐसे करके समझो कि चार फॉर्मूले मेरे पास हैं और मुझे इन चारों से ओम्स लॉ निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ओम्स लॉ। तो बेटा दैट्स द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, दैट्स द फॉर्मूला नंबर सेकंड, दैट्स द फॉर्मूला नंबर थर्ड और दैट्स द फॉर्मूला नंबर फोर्थ। तो मुझे याद है कि सर ओम्स लॉ में एक तो V होता है और एक I होता है, तो इस वाले फॉर्मूले में V है और इस वाले फॉर्मूले में I है। तो मैं दो फॉर्मूलों को पिक कर लूंगा। तो बाय द रिलेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, बाय द रिलेशन कौन सा बेटा? थर्ड एंड फोर्थ। अगर थर्ड और फोर्थ के रिलेशन को देखेंगे तो Vd इज इक्वल टू Ev अपॉन में ml इनटू में टाउ, और फोर्थ रिलेशन I इज इक्वल टू ENA और दैट्स द Vd। रटना नहीं, एग्जाम में मिलेगा कि सर ओम्स लॉ को ड्राइव करो विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चारों फॉर्मूले लिख लिए। अब इन चारों फॉर्मूलों में से बेटा मैं वो दो फॉर्मूले पकड़ूंगा जिसमें V हो और I हो। वो कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। तो ये काम कर सकते हैं बेटा कि Vd का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, या Vd का वैल्यू सीधा वहां पुट कर दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू को अगर हम इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I कितना बेटा? I इज इक्वल टू E आएगा, N आएगा, A आएगा, और दैट्स द Ev अपॉन में ml, Ev अपॉन में ml और इनटू में टाउ। यही आएगा, सॉरी हाँ यही आएगा। इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। Vd का वैल्यू बेटा, इस Vd का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो दैट्स द Ev अपॉन में ml और इनटू में टाउ। ये निकल के आएगा। क्वेश्चन था सर ओम्स लॉ को ड्राइव करो विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। तो मैंने फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 को रख लिया, क्योंकि इसमें Vd, इसमें V है और I है। अब इस Vd की वैल्यू को यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। तो मुझे याद आया कि सर ओम्स लॉ होता है बेटा V इज इक्वल टू R ऑफ A I, यानी सर ओम्स लॉ में V बिल्कुल अकेला होना चाहिए, मतलब V के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। तो हम एक काम कर लेते हैं बेटा कि V को हमें अकेला करना है, तो सर V को यहाँ रख देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को इस तरफ लाएंगे तो m ऑफ L, ml ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में E को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स द E स्क्वायर, दैट्स द N, दैट्स द Na और दैट्स द टाउ, और दैट्स द I और दैट्स द V। मेरे ख्याल से ये बनेगा। बार बार सुनो, ओम्स लॉ को ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। यहाँ पहुंच जाओगे, फिर याद आएगा सर ओम्स लॉ में V बिल्कुल अकेला होना चाहिए। तो V को मैंने अकेला कर लिया। अब एक एक वर्ड को लिंक कर लो। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है बेटा? कांस्टेंट। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट। और यहाँ पे जो n है दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम। देखो बेटा ये भी वायर कॉपर का और ये भी वायर कॉपर का, दोनों कॉपर्स की वायर्स हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो अलग अलग है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो इस कॉपर वायर में है वही इसी कॉपर वायर में है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अब देखो बेटा हर तार का लंबाई और एरिया भी कांस्टेंट, लंबाई और एरिया भी कांस्टेंट। कैसे भी समझ लो, जैसे अपने घर में हम एक तार लगाते हैं, हमने अपने फैन में वायर लगा दिया, अब उस तार को क्या हम लोग रोज चेंज करेंगे? पापा के पैसे का नुकसान थोड़ी कराएंगे, इसको रोज थोड़ी चेंज करेंगे बेटा।
वो तार जब फूक जाएगा उस तार को हम लोग चेंज करेंगे। तो जो तार हमने एक बार लगा दिया अपने घर में, उस तार का लंबाई भी कांस्टेंट और तार का एरिया भी कांस्टेंट। अगला वर्ड है टाउ। कौन सा बेटा? टाउ। तो वही पुराने वर्ड बार बार सिखाऊंगा। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज तो टाउ विल डिक्रीज, और टेम्परेचर विल डिक्रीज तो टाउ विल इंक्रीज, और इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो टाउ इज आल्सो कांस्टेंट। तो मुझे याद आया कि सर ओम्स लॉ, कौन सा लॉ बेटा? कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ वैलिड तब होगा व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओम्स लॉ का वैलिडिफिकेशन कब है? व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ वैलिड होगा, वरना ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो खुद सोचो, टेम्परेचर विल इंक्रीज तो टाउ विल डिक्रीज, और टेम्परेचर विल डिक्रीज तो टाउ विल इंक्रीज, और इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो टाउ इज आल्सो कांस्टेंट। सारे कांस्टेंट आ गए बेटा, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो v is equal to constant times of I बेटा, और we can see v is proportional to I। उम्मीद करूंगा आपको ये आगे होगा। देखो बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था बेटा कि टीचर ने बोला कि सर ओम्स लॉ को ड्राइव करें विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चारों फॉर्मूले लिख लिए। लिखने के बाद वो दो फॉर्मूले पकड़ूंगा जिसमें v हो और I हो। वो कौन सा है बेटा? थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया और vd का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पुट करने के बाद मुझे याद आया बेटा कि ओम्स लॉ में v बिल्कुल अकेला होना चाहिए, तो v को मैंने अकेला कर दिया, सारी वैल्यू इस तरफ ले आया। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट। अगर हम घरों की फिटिंग की बात करें, बिजली की फिटिंग की बात करें, तो तारों का लंबाई कांस्टेंट, तारों का एरिया भी कांस्टेंट, और एट द कांस्टेंट टेंपरेचर टाउ इज आल्सो कांस्टेंट। तो पूरा फैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I, तो वी कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू I। वैलिड है पर कब? एट द कांस्टेंट टेंपरेचर। देखो बेटा, इसी का नेक्स्ट टॉपिक एक और है बेटा, उसको और कर लो, फिर शुरू करेंगे किरचॉफ लॉस। बड़े इंपॉर्टेंट लॉस है बेटा किरचॉफ लॉस। देखिए बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है बेटा? ड्राइव द रिलेशन। ड्राइव द रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रो इज इक्वल टू दैट्स रो यानी कि रेजिस्टिविटी, दैट्स m अपॉन में n ऑफ e स्क्वायर इनटू में टाउ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा लॉजिकल समझना बेटा, एक ही चीज पढ़ा के दूंगा, रटवाऊंगा नहीं। इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव करना है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कुछ ना करें। जितने फॉर्मूले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के याद हैं सारे लिख मारो। पहला फॉर्मूला e इनटू में टाउ, दूसरा फॉर्मूला देखिएगा तो दैट्स द e अपॉन में m और इनटू में टाउ, और थर्ड फॉर्मूला इज द ev अपॉन में ml इनटू में टाउ, और फोर्थ फॉर्मूला इज द I इज इक्वल टू ena और दैट्स द vd। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसका क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने चारों फॉर्मूले को लिख लिया बेटा, और वही काम करा बाय द फॉर्मूला नंबर 3 और बाय द फॉर्मूला नंबर 4 जो पढ़ते आ रहे हैं। आपने बाय द रिलेशन ऑफ 3 एंड द रिलेशन ऑफ 4 दोनों को मार्क करा। दैट्स द vd, दैट्स द ev अपॉन में ml, और इनटू में टाउ। अगला रिलेशन I इज इक्वल टू ena और दैट्स द vd। अब एक काम करें, इस vd की वैल्यू क्या पुट कर दें बेटा? वही सेम कर रहे हैं, उसको अगर वहां पुट करेगा तो e आएगा, n आएगा, e आएगा, दैट्स ev अपॉन में ml और दैट्स द टाउ। यहां तक तो आ गया होगा। अब वही काम कर दो, चलो v को बिल्कुल अकेला कर दो। v को बिल्कुल अकेला कर दें बेटा, तो v इज इक्वल टू ml अपॉन में e स्क्वायर na और दैट्स द टाउ, और साथ में I। ये रिलेशन निकलेगा, यही पढ़ाएगा आपको 5 मिनट पहले। अब एक काम करें, कंपेयर बाय ओम्स लॉ। कंपेयर बाय ओम्स लॉ, बड़ा दिमाग लगाना, ऑलमोस्ट सेम ही कर रहा हूं। कंपेयर बाय द ओम्स लॉ, अगर से ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू r ऑफ a I, दैट्स अ ओम्स लॉ। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो I से I मर जाएगा और V से V मर जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ A, R is the m of L upon में E square NA और that's the tau। मेरे ख्याल से आ गया होगा। और यहाँ पे अगर R का वैल्यू पुट करेगा तो रो ऑफ L by A और that's the m of L upon में E square NA और that's the tau। तो L से L मर जाएगा और A से E मर जाएगा। इसका निकलने के बाद जो आंसर निकला बेटा, that's the rho is equal to m upon में n of E square into में टाउ। बड़ा लॉजिकल आंसर आपको आ गया होगा बेटा।
ये एग्जाम में अक्सर आता है कि ड्राइव करें इस रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी को सिंपल ओम्स लॉ कर दो और ओम्स लॉ का कैसे कंपेयर कर दो तो दैट्स द वैल्यू ऑफ r, दैट्स द वैल्यू ऑफ ए r से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। यानी कि बेटा हम इसे लेके यहां पहुंचे, बड़े ध्यान से समझें कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टिविटी दैट्स द m अपॉन में n ऑफ e स्क्वायर इनटू में टाउ, यही आंसर निकला। अब इसको बहुत ध्यान से समझो कि यार द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे अभी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग हो सकते हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए पर्टिकुलर मैटर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो m कांस्टेंट, e कांस्टेंट एंड v कांस्टेंट, इट मींस द रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाउ, यानी कि रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, सोचिए एक बार। तो आपने कहा सर रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स ओनली ऑन टाउ, फिर दोबारा बोले रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट, टाउ। क्या बेटा, टाउ। अब सोचो टाउ किस पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर। किस पे बेटा, टेंपरेचर। तो समझिए कि as the temperature will increase, then definitely the tau will decrease, or if the tau will decrease then the resistivity will increase। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा कि सर रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपने कहा सर रेजिस्टिविटी विल डिपेंड, टाउ मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। अब बोलेंगे सर रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, ओनली ऑन टेंपरेचर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं वैसे तो, पर फिलहाल इसको देखें। अब बोलेंगे सर रेजिस्टिविटी विल डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, यानी कि बेटा टेंपरेचर विल इंक्रीज तो टाउ विल डिक्रीज, और टाउ विल डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। बड़ा दिमाग लगाना। ये ड्राइव है बेटा, और इसके ऊपर एक कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में टीचर कि अगर हम अगर वो बोलेगा हम लेंथ का और एरिया का, लेंथ का और एरिया का मतलब मेरे पास एक तार है, उस तार का लेंथ और एरिया दोनों चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में से कौन सा फैक्टर चेंज होगा। तो दिमाग लगाओ बेटा कि रेजिस्टेंस चेंज होगा पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज द रेजिस्टिविटी विल डिपेंड ऑन द टेंपरेचर नॉट ऑन द फिजिकल फैक्टर्स। लेंथ और एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा वो है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा बेटा, किरचॉफ्स लॉ। अगर किरचॉफ्स लॉ आ गया अच्छे से सॉल्व करना बेटा तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ जाएगा, मीटर ब्रिज भी आ जाएगा और पोटेंशियोमीटर भी आ जाएगा। अब डिवाइसेस हैं बेटा, डिवाइसेस पहले एक बार आपको दिखाई जाएंगे फिर आपको उनके ऊपर काम करवाया जाएगा। अगर मैं कहूँ बेटा किरचॉफ्स लॉ, कौन सा, किरचॉफ्स लॉ, तो बिल्कुल रटना नहीं बेटा, बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझो एक बार। टॉपिक का नाम बेटा किरचॉफ्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से बोल रहा हूं बेटा किरचॉफ्स लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा किरचॉफ्स ने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दो लॉस दिए हैं, वन इज कॉल्ड जंक्शन रूल। कौन सा बेटा, एक का नाम होता है बेटा जंक्शन रूल और एक का नाम होता है बेटा लूप रूल। कौन सा बेटा, लूप रूल। दो लॉस हैं, एक का नाम जंक्शन रूल और एक का नाम लूप रूल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने, न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो अच्छे से सीख पाओगे। जंक्शन रूल एंड द लूप रूल। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं कि जंक्शन रूल कहां लगाते हैं और लूप रूल कहां पे लगाते हैं। तो रट्टा मार जाओ कि जंक्शन रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट, एंड द लूप रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वोल्टेज, तो कंफ्यूज नहीं होना। किरचॉफ ने दो लॉस दिए बेटा, वन इज कॉल्ड जंक्शन रूल एंड द अदर इज कॉल्ड लूप रूल। जंक्शन रूल हमेशा करंट के लिए अप्लाई करते हैं और लूप रूल हमेशा वोल्टेज के लिए अप्लाई करते हैं। बड़ा दिमाग में बहुत जरा बेटा कुछ नहीं है इसके अंदर। हमारे घरों में कैसे बिजली का बोर्ड लगा होता है, सबके घरों में ऐसे बिजली का बोर्ड हर एक के घर में लगा होगा, ऐसे स्विचेस लगे होते हैं, ध्यान से पहचानो हर एक के घर में। अब तो यार दैट्स अ जंक्शन, पहले फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ। जैसे इसका नाम ही क्या है बेटा, जंक्शन बोर्ड। कौन सा बेटा, इसका नाम ही क्या बोलेंगे, बिजली वाला क्या बोलता है इसे, दैट्स अ जंक्शन बोर्ड। तो पहले जंक्शन रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर करंट, फिर कौन सा बेटा, लूप रूल। पहचानो इस वाले बिजली के बोर्ड पे कुछ वायर्स बिजली के बाहर, घर के बाहर जो आपका बिजली का मीटर लगा है, वहां से करंट लेके इसमें आएंगे तभी तो घर में करंट आएगा।
और यहाँ से कुछ वायर्स फैन में, कैसे बेटा, फैन में, ट्यूबलाइट में करंट लेके जाएंगी। ऐसा ही तो होता है बेटा, इस वाले जंक्शन पे कुछ करंट आएगा और यहाँ से कुछ करंट जाएगा। खुद देखो यार, अगर बिजली के मीटर से करंट यहाँ पे आएगा तभी यहाँ पहुंचेगा और तभी आगे जाएगा। तो जंक्शन रूल ये कहता है बेटा कि जंक्शन पे जो भी करंट आएगा, जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा, फिर समझ लो, एक जंक्शन पे जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा उसका अलजेब्रिक सम, क्या बोला, अलजेब्रिक सम 0 होगा। क्या 0 होगा, अलजेब्रिक सम। समझो इसको, जंक्शन रूल कहता है बेटा कि द अलजेब्रिक, क्या बेटा, अभी समझाऊंगा इसका मतलब, द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ए करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। बिल्कुल जरा सा लॉ है, अभी समझा देता हूं, बस अप्लाई करना सीखना। जंक्शन रूल, क्या बोला, जंक्शन रूल किसके लिए लगाते हैं, पर्टिकुलर फॉर करंट। और हिंदी में याद कर लो, ये कहता है सर जंक्शन पे जो भी करंट आएगा या वहां से जो भी करंट जाएगा उसका अलजेब्रिक सम, नॉट द सम, क्या बोला मैंने, अलजेब्रिक सम। तो सम का मतलब तो जमा करना है, और अलजेब्रिक का मतलब होता है जमा तो करना है पर एस साइन, एस क्या बेटा, साइन के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग, साइन, प्लस और माइनस। तो मैं काम कर लेते हैं। जंक्शन रूल ने कहा कि जंक्शन पे जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो दिमाग में आएगा सम तो करना है पर एस पर साइन। तो हम काम करते हैं बेटा, सपोज करें क्वेश्चन के अंदर दैट्स जंक्शन, दैट्स जंक्शन, ये करंट आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है। सपोज करें I1 आने वाला, I2 आने वाला, I3 जाने वाला, I4 आने वाला और I5 जाने वाला। ध्यान से समझना, जंक्शन रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए करंट। और ये आसान सी भाषा में याद कर लो, ये कहता है बेटा कि जंक्शन पे जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा, आएगा या जाएगा, तो उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। सम 0 नहीं, अलजेब्रिक सम। और अलजेब्रिक सम का मतलब एज पर साइन, चिन्ह के अकॉर्डिंग चलना है। तो हम एक काम करते हैं बेटा कि आने वाले को प्लस का मान लेते हैं, आने वाले को प्लस का मान लो और जाने वाले को माइनस का मान लो। आप उल्टा मान लो, आने वाले को माइनस मान लो, जाने वाले को प्लस मान लो, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने आने वाले को प्लस माना है और जाने वाले को माइनस। अभी आ रहा है बेटा ये प्लस का और जा रहा है तो ये माइनस का, इन सबका सम है अलजेब्रिक सम। तो आंसर आएगा सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो मार्क करो, प्लस ऑफ I1 और प्लस ऑफ I2 माइनस ऑफ I3 क्योंकि जाने वाला है, और प्लस ऑफ I4 और माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। दैट्स द जंक्शन रूल। इन सब का सम या अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम 0 होगा। अब इसे पढ़ने वाला बच्चा समझ जाएगा कि ये चेक करेगा कि सर ये आने वाला, ये आने वाला, ये जाने वाला, ये आने वाला और ये जाने वाला, इन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगा। टीचर बोलते हैं जंक्शन रूल, कौन सा बेटा, जंक्शन रूल। तो अब सिर्फ इतना सा बोलो कि सर एक जंक्शन पे जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। बस अलजेब्रिक सम 0 होगा मतलब आने वाले को प्लस मान लूंगा और जाने वाले को माइनस मान लूंगा। और देखिए एक बार मैं जंक्शन बना दूं, ऐसे बेटा 4 वायर्स ले दिया, दैट्स आने वाला, ये जाने वाला, ये आने वाला और ये जाने वाला। तो आने वाला सपोज करें I1, I2, I3 और दैट्स I ऑफ 4। आने वाला प्लस, जाने वाला माइनस, आने वाला प्लस और जाने वाला माइनस। तो क्या बना, प्लस का I1 माइनस का I2 प्लस का I3 और माइनस का I4 इज इक्वल टू 0। तो इनका सम मत बोलना, बोलने से आपका अलजेब्रिक सम 0 होता है। क्वेश्चंस में बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इन चीजों की। फिलहाल आप इसे लर्न कर लें कि सर जंक्शन के अंदर जो भी करंट आएगा या जो भी करंट जाएगा उनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। नेक्स्ट है बेटा लूप रूल। कौन सा बेटा, लूप है। लूप तो कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को साफ कर देते चलो। आपको नाम बोला गया, सेकंड वाला कौन सा बेटा, लूप रूल। बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा तो आप ये कर पाएंगे। दैट्स अ लूप है रूल। क्वेश्चन आ गया होगा। देख बेटा दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा, सर यही लूप है क्या, ये वाला लूप है या ये वाला लूप है। तो कंफ्यूज मत हो बेटा, सारे ही लूप हैं, सारे ही लूप हैं। मतलब कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर है, मतलब फिगर अगर बंद है, फिगर अगर बंद है चारों साइड से, दैट्स अ लूप, दैट्स अ लूप। तो लूप रूल ये कहता है बेटा, बड़े ध्यान से समझना कि मेरे पास एक लूप है बेटा, बड़े आसान सी भाषा में।
ये कहता है बेटा कि एक लूप के अंदर आई एंड आर, फिर से बोल रहे हैं आई एंड आर, आई फॉर करंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। तो ये कहता है बेटा कि एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, बार बार समझो। एक लूप के अंदर आई एंड आर, आई बोले तो करंट और आर बोले तो रेजिस्टेंस। तो बोलता है कि एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, फिर समझ लो। एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, तो आई और आर को मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके सम नहीं करना है, अलजेब्रिक सम, यानी कि फिर से साइन प्लस और माइनस सिखाऊंगा अभी। तो इसने बोला कि एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए आप ये समझ लो, बैटरी है, बैटरी पे क्या लिखा 4 वोल्ट, कितना 4 है वोल्ट। तो अभी के लिए इसका ईएमएफ कितना मानेंगे 4 वोल्ट फिलहाल के लिए। आगे ईएमएफ की सेपरेट क्लास पढ़ाऊंगा तो इसे बहुत डीप पढ़ाऊंगा। अगर मैंने बोला बेटा कि लूप रूल, कौन सा लूप है, तो कुछ भी मत करो, यहाँ पे लगाओ इक्वल टू, क्या लगाया बेटा इक्वल टू, और इसके इस साइड भी कुछ लिखना है और साइड भी कुछ लिखना है। तो इस तरफ क्या लिखना है बेटा आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, फिर समझो। इस तरफ क्या लिखना है बेटा आई एंड आर की मल्टीप्लाई करते जाओ और मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। बहुत सारे लूप बना के समझाऊंगा, फिलहाल इसे बोलना सीख लो कि एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। कब से डिफाइन कर दो। तो लूप रूल क्या बोलता है बेटा कि इन ए लूप द आई फॉर करंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस, एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इन ए लूप द प्रोडक्ट, द क्या बेटा प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे बोले इन ए लूप द अलजेब्रिक, द क्या बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट, अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आई बोले तो करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। फिर समझो बेटा जो मैंने आपसे कहा, इसने क्या बोला बेटा कि एक लूप के अंदर आई एंड आर हो गया करंट एंड रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, यही तो बोलता है इंग्लिश में उल्टा लिखते हैं यार। इसने बोला आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो इसको अप्लाई करना सीखो। मतलब बेटा इस तरफ क्या लिखना है आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, और यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। समझो अब कैसे, देखो बेटा बिल्कुल छोटे लूप मान के समझा रहा हूँ। एक लूप मैंने ये मान लिया, थोड़ा सा टाइम लगाओ इसके अंदर, एक बार इसको सीख जाओगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ये मेरे पास यहाँ पे दैट्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, लकीली इस बार रेजिस्टेंस का बहुत सारा पार्ट इन्होंने काट दिया है। दैट्स R1, दैट्स R2, दैट्स R3 और दैट्स R ऑफ 4, 4 रेजिस्टेंस है। सपोज करें इसमें से ये फ्लो कर रहा है बेटा, वैसे बना के दिखा रहा हूँ। दैट्स I3 और दैट्स I of 2 फॉर एग्जांपल, और दैट्स I of 4 और दैट्स I of 1। मुझे लूप मेंशन है और मुझे कहा गया बेटा अप्लाई द लूप रूल। तो कुछ भी मत करो बेटा, यहाँ पे क्या लगाओ इक्वल टू लगा दिया। इस तरफ क्या करना है बोलो आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई I4 R4, इसका मल्टीप्लाई I1 R1, इसका मल्टीप्लाई I2 R2 और इसका मल्टीप्लाई I3 और R3। मल्टीप्लाई हो गया, आई का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका सम या अलजेब्रिक सम, तो आंसर है सर अलजेब्रिक सम। यानी फिर से अगर अलजेब्रिक है तो मुझे साइन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सम तो करना है पर एज पर साइन तो कुछ नहीं करना बेटा। अगर वो क्लॉकवाइज है, कैसा बेटा क्लॉकवाइज तो प्लस मान लो और एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस मान लो, कभी गलती नहीं होगी। देखो बेटा
इसके अंदर ये दोनों कैसा फ्लो कर रहा है बेटा, क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी चलता है वैसा क्लॉकवाइज, और दिस टू आर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का और ये माइनस का, मतलब आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम। अब लगाओ दिमाग, इक्वल टू बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई i4r4 माइनस का प्लस का, तो आंसर आएगा सर प्लस का क्लॉकवाइज, तो दैट्स i1r1, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस का, तो मैंने इसको लिखा बेटा प्लस का i1r1 प्लस का i1r1 प्लस का i4r4 प्लस का i4r4, और दिस टू आर एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स बेटा माइनस का i2r2 और माइनस का i3 और r3 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या लिखते हैं, i एंड r की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, और इस तरफ क्या लिखते हैं बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यानी कि बैटरीज, क्या बेटा, बैटरीज जो कि इस डायग्राम में लगी हुई नहीं है। अब बैटरी लगी हुई नहीं है तो दैट्स द जीरो वोल्ट, खत्म हो गया। तो लूप रूल ने ये कहा बेटा कि एक लूप के अंदर आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो कुछ मत करा करो, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, और यहाँ पे आई एंड आर की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, और यहाँ पे ईएमएफ का अलजेब्रिक सम, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की फॉर्म में ले रहे हैं वो ये है बेटा, अभी काफी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, इसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहला पार्ट बिल्कुल सेम डायग्राम ले रहे हैं, बिल्कुल सेम डायग्राम, दैट्स ए बैटरी, इस बार हमने इसे बैटरी एक्स्ट्रा लगा दिया बेटा, दैट्स आल्सो बैटरी, ये कितना बेटा 6 वोल्ट, और ये कितना बेटा 8 वोल्ट, दैट्स R1, दैट्स R2, दैट्स R3, और दैट्स R ऑफ 4, दैट्स I1, वैसे एग्जांपल बना के करा रहा हूं, दैट्स I2, दैट्स I ऑफ 4, और दैट्स I ऑफ 3, मुझे मेंशन कर दिया और मुझे कहा कि अप्लाई द लूप रूल, तो अगर लूप रूल अप्लाई करना है तो कुछ मत करो बेटा, यहाँ पे क्या लगाओ, इक्वल टू लगा दिया, और इस तरफ I एंड R की मल्टीप्लाई, वन में करो I एंड R की मल्टीप्लाई, दैट्स I2R2, दैट्स I1R1, दैट्स I3R3, और दैट्स I4 और R4, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, और इस मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इस तरफ आएगा, नहीं आ रहा समझ में, फिर समझो, इस तरफ I एंड R की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इस तरफ को आएगा, मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको सम करके तो लिखना है आपको बेटा, तो अगर सम करेगा तो these two are clockwise और these two are एंटी क्लॉकवाइज, दोनों प्लस के और दोनों माइनस के, तो प्लस का I1R1 प्लस का I2R2 माइनस का I4R4 और माइनस का I3 और R3, जो मार्क करें जैसे बेटा प्लस का I1R1 प्लस का I2R2 माइनस का I3R3 माइनस का I4R4, इस तरफ का हो गया I और R की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम, और इस तरफ सम ऑफ ईएमएफ, नहीं अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यानी कि बैटरीज का अलजेब्रिक सम। तो देखो एक बैटरी दो बैटरी, तो आंसर है दो बैटरीज हैं, अगर दो बैटरीज हैं तो आराम से पहचानो, ये प्लस और ये प्लस, वही नया ना मत करो, एक ही चीज करो, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, तो अगर ये प्लस है तो ऐसे चलेगा, प्लस होगा तो ऐसे चलेगा, और ये ऐसे चलेगा, तो साफ दिख रहा है सर ये कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो दैट्स प्लस का 6 और दैट्स का माइनस का 8, चाहे करंट हो या ईएमएफ हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्वेश्चन वर्क नहीं होगा, दैट्स प्लस का 6 और दैट्स माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, प्लस का 6 और माइनस का 6 वोल्ट, और दैट्स माइनस का 8 वोल्ट, उम्मीद करूँ आगे होगा। अगर मैं यहाँ पे एक काम और कर दूं, एक दो बैटरीज और लगा देता हूँ एक्स्ट्रा, तो इसका लूप रूल में क्या बोला कि सर एक लूप के अंदर I एंड R की मल्टीप्लाई का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो कुछ मत करा करो, इस तरफ I और R की मल्टीप्लाई कर दिया करो अलजेब्रिक सम, और इस तरफ अलजेब्रिक सम ऑफ